स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम सुनने जा रहे हैं केकड़ा का होपफुली आखिरी भाग 9। कहानी बहुत अच्छी जगह पर पहुंची हुई है। धर्मा और राघव को देवराज चौहान ने उठा लिया है। चलिए फिर बाकी की बातें हमेशा की तरह एपिसोड के एंड में शुरू करते हैं। आखिरी भाग केकड़ा पार्ट 9। धर्मा के जाने के बाद एक्स्ट्रा कुछ देर तक अपने कमरे में ही रहा। फिर टहलने के अंदाज में कमरे से निकला और बंगले के बाहर आ गया, जहां गनमैन अपनी जगहों पर मौजूद थे। उसने हर तरफ घूमकर सिक्योरिटी पर तसल्ली भरी निगाह मारी, फिर वापस बंगले में आ गया। जाने क्या सोचकर उसके कदम रतनचंद के कमरे की तरफ बढ़ गए। एक्स्ट्रा रतनचंद के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। रतनचंद वहां दिखा नहीं। बेड की चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। स्पष्ट था कि अभी तक वहां कोई लेटा नहीं था। उसने बाथरूम के दरवाजे पर निगाह मारी। बाथरूम का दरवाजा बंद पाकर वो समझा कि रतनचंद बाथरूम में है और वहां पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। एक्स्ट्रा की नजरें इधर उधर घूमती रही। रात के 9 बज रहे थे। बंगले पर चुप्पी का माहौल था। 2, 4, 5, 7, 10 मिनट बीत गए। उसने बाथरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर उस तरफ बढ़ गया। बाथरूम के दरवाजे को थपथपाते हुए बोला, रतनचंद, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे का हैंडल दबाते हुए एक्स्ट्रा ने पल्ला धकेला तो वो खुलता चला गया। एक्स्ट्रा ने भीतर झांका। बाथरूम खाली था। एक्स्ट्रा चौंका। रतनचंद कहाँ गया? उसने उसी पल सुंदर को फोन किया। कहाँ हो तुम? एक्स्ट्रा ने पूछा। अपने कमरे में। रतनचंद कहाँ है? सुंदर की आवाज नहीं आई। मैंने पूछा, रतनचंद कहाँ है? बाहर गए हैं। बाहर? किधर बाहर? एक्स्ट्रा का सर तेज। बंगले से बाहर। काम था उन्हें। और तुमने बाहर अकेले जाने क्यों दिया? और मैंने रोका था, परंतु तो हमें कहता। उन्होंने मना कर दिया था कि तुम लोगों को नहीं बताना है। अब देवराज चौहान ने रतनचंद को शूट कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो कह रहे थे कि मैं 2 घंटे में लौट आऊंगा। बेवकूफ हो तुम। सुंदर की तरफ से आवाज नहीं आई। कब गया रतनचंद बाहर? पौना घंटा हो गया। जब धर्मा गया उससे कुछ पहले? सारा काम खराब कर दिया। गुस्से से भरे एक्स्ट्रा ने फोन बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचा। गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर सवार था। नौकर को बुलाकर कॉफी लाने को कहा। कॉफी आ गई तो घूंट भरते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसकी सोचों का केंद्र देवराज चौहान था कि उसने इस सारे मामले पर क्या क्या किया। सब सोचा उसने, परंतु दो बातों का जवाब नहीं मिल पाया। एक तो ये कि काशीनाथ से हो हल्ला करवाकर उसने उस दिन अपना कौन सा मतलब निकाला। दूसरी बात यह कि रतनचंद का मास्क बनवाकर उसने उसका क्या इस्तेमाल किया। ये दोनों बातें एक्स्ट्रा को परेशान कर रही थी। अगला दृश्य। सोहनलाल ने खाने का थाल बेड पर एक तरफ रखा और जगजीत के बंधन खोलने लगा। मैं तेरा कितना ध्यान रख रहा हूं? सोहनलाल कह उठा। तेरे को सुबह नाश्ता देता हूँ, दोपहर को लंच और रात को डिनर। तेरे को जरा भी भूखा नहीं रहने देता। इतना ख्याल तो तेरी बीवी भी नहीं रखती होगी। मैंने शादी नहीं की है। तब तो तेरे को मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मुझे तेरी कितनी चिंता है। सोहनलाल ने सारे बंधन खोल दिए। चल, खाना ला दे। पानी तो ला दे। जगजीत हाथ पांव सीधे करता हुआ बोला। खाना शुरू कर, पानी भी आ जाएगा। जगजीत खाना खाने बैठ गया। तूने बताया नहीं कि कल एक्स्ट्रा और धर्मा तेरे पास क्या करने? बताऊंगा भी नहीं। बार बार मत पूछ। मेरे को कैद से कब रिहा करेगा? जब देवराज चौहान का ऑर्डर आएगा। तेरे को क्या पड़ी है रिहा होने की? तेरी सेवा तो पूरी कर रहा हूं। जगजीत ने कुछ नहीं कहा, खाना खाता रहा। मिर्ची तेज है, अभी पानी लाता हूं। कहने के साथ ही सोहनलाल बाहर निकला। जगजीत फुर्ती से उठा। उसकी निगाह कमरे में घूमी और छोटी तिपाई उठाकर दरवाजे के पास ही पल्ले की ओट में जा खड़ा हुआ। तिपाई को दोनों हाथों से उसने सिर के ऊपर उठा लिया।
इस वक्त वो घबरा भी रहा था और हिम्मत से काम भी ले रहा था। इस कैद से निकलना चाहता था जगजीत, परंतु उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। लड़ाई झगड़े के कामों से उसका कभी खास वास्ता नहीं पड़ा था, परंतु जब तब जरूरत पड़ती थी तब वो कर भी लेता था। तभी कानों में कदमों की आहट पड़ी। सोहनलाल पानी का गिलास थामे भीतर आया। खाने का थाल देखा, पास जगजीत नहीं था। एकाएक सोहनलाल को खतरे का एहसास हुआ। तभी दरवाजे की ओट में खड़े जगजीत ने तिपाई उसके सिर पर दे मारी। सोहनलाल की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे। गिलास उसके हाथ से छूट गया, फिर उसके घुटने मुड़े और नीचे गिरता चला गया। उसके बाद वहां शांति छा गई। जगजीत ने अभी भी तिपाई थाम रखी थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। नजरें सोहनलाल पर थी। जब उसे विश्वास हो गया कि सोहनलाल बेहोश हो चुका है तो उसने तिपाई को नीचे फेंका और सोहनलाल के शरीर को सीधा किया। कई पलों तक सोहनलाल के चेहरे पर नजरें टिकाए रहा। सच में तुमने मेरी सेवा तो बहुत करी, जगदीत बड़बड़ा उठा, और तेरी सेवा करके मैंने हिसाब बराबर कर दिया। इसके साथ ही जगजीत कमरे से निकला और फिर मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा ने कलाई पर घड़ी में वक्त देखा। धर्मा को गए काफी देर हो गई थी। अब तक उसका फोन आ जाना चाहिए था। क्या हुआ? सोहनलाल क्या कहता है? एक्स्ट्रा ने फोन निकाला और धर्मा का नंबर मिलाया। एक्स्ट्रा फोन हाथों में थामे ठगा सा बैठा रह गया। दोस्तों, थोड़ा सा यह मिस प्रिंटिंग है। राघव के बाद एक राघव के बाद धर्मा भी देवराज चौहान की कैद में जा पहुंचा। हैरत की बात है कि इतनी आसानी से देवराज चौहान ने राघव और धर्मा को पकड़ कैसे लिया। राघव धर्मा आसानी से किसी के हत्थे चढ़ने वाले नहीं, तो कहीं गड़बड़ है। फिर देवराज चौहान को पता कैसे चला कि धर्मा बाहर जा रहा है? देवराज चौहान चौबीसों घंटे बंगले की निगरानी करने से तो रहा। आखिर मामला क्या है? ये सब क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा के चेहरे पर खतरनाक भाव नजर आने लगे। उन लोगों को किसी ने पकड़कर इस तरह कैदी बनाया हो, यह हुआ नहीं कभी। पहली बार हो रहा था ये सब। और एक्स्ट्रा ये मानने को तैयार नहीं था कि देवराज चौहान कोई अफलातून है कि हर काम को कर डालता है। वो भी तो इंसान ही है। गुस्से में एक्स्ट्रा अपने कमरे से बाहर निकला। तभी सामने से सुंदर आता दिखा। एक्स्ट्रा बोला, सेठ जी को गए काफी वक्त हो गया। तूने किसको बताया था कि धर्मा बंगले से बाहर जा रहा है? एक्स्ट्रा ने खा जाने वाले स्वर में पूछा। क्यों? मेरी बात का जवाब दे। तूने किसको बताया कि धर्मा बाहर जा रहा है? सेठ जी को। एक्स्ट्रा सुंदर का चेहरा देखने लगा। क्या हुआ? उस दिन राघव के बाहर जाने के बारे में भी तूने रतनचंद को बताया था। फिर राघव गायब हो गया। बाद में पता चला राघव देवराज चौहान की कैद में है। एक्स्ट्रा ने कहा। हाँ, लेकिन अब धर्मा को भी कुछ हुआ है क्या? वो भी देवराज चौहान की कैद में जा पहुंचा है। नहीं, अनायास ही सुंदर के होंठों से निकला। एक्स्ट्रा की निगाहें सुंदर पर जा टिकी। रतनचंद भला कैसे गड़बड़? एक्स्ट्रा अपने शब्दों को पूरा न कर सका। उसके शरीर में जैसे चींटियां सी रेंग उठी। शरीर के रोए रोए में सनसनाहट सी महसूस की उसने। सिर से पांव तक एक कंपन सा उठा। आंखों में हैरानी भरे अजीब से भाव आ गए थे। क्या हुआ? सुंदर फौरन बोला। कुछ नहीं, तू जा, निकल। एक्स्ट्रा अपने पर काबू पाता कह उठा। लेकिन हुआ क्या? कॉफी बना के ला। कहने के साथ एक्स्ट्रा पलटकर अपने कमरे में प्रवेश कर गया। बिजलियां सी कौंध रही थी एक्स्ट्रा के मस्तिष्क में। एक ही विचार उसके मन मस्तिष्क में आ रहा था कि क्या देवराज चौहान ने रतनचंद की जगह ले रखी है? क्या इसी काम के लिए देवराज चौहान ने रतनचंद के चेहरे का मास्क बनवाया था? अगर बनवाया था तो देवराज चौहान ने रतनचंद की जगह कब ली? आखिर कब? अगले ही क्षण एक्स्ट्रा के मस्तिष्क में बिजलियां कौंधने लगी। काशीनाथ। काशीनाथ ने जब शादी वाले घर के बाहर खामखा का शोर शराबा करके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तभी देवराज चौहान के लिए मौका था कि रतनचंद के चेहरे पर मास्क लगाकर उसके रूप में रतनचंद की जगह पर आ पहुंचे। क्योंकि तब रतनचंद गनमैन बना हुआ था। उस पर हाथ डालना सबसे आसान था। अगर ये मालूम हो कि रतनचंद गनमैन के वेश में है
तो क्या देवराज चौहान को तब मालूम था कि रतनचंद गनमैन के वेश में है? अब तो यही कहा जा सकता है कि देवराज चौहान को यह बात मालूम थी। लेकिन कैसे मालूम थी ये बात? इसका मतलब कोई बंगले की खबरें बाहर निकालकर देवराज चौहान तक पहुंचा रहा होगा। परंतु अब सवाल ये नहीं है कि कोई खबरें अंदर बाहर कर रहा था या नहीं। सवाल ये था कि इस वक्त देवराज चौहान रतनचंद बना हुआ उन्हीं के बंगले में मौजूद है और एक एक करके राघव और धर्मा को अपनी कैद में ले जा फंसाया। एकाएक एक्स्ट्रा का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। हरामजादा, हमसे पंगा? ऐसी की तैसी साले देवराज चौहान की। एक्स्ट्रा दांत भींच कर बड़बड़ा उठा। तभी उसका फोन बजा। एक्स्ट्रा ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा। उसके लिए अनजान नंबर था वो। हेलो। एक्स्ट्रा ने बात की। वो अभी भी उत्तेजना में था। एक्स्ट्रा? जगजीत की आवाज कानों में पड़ी। जगजीत? एक्स्ट्रा चौंका। हाँ मैं। तू तू तो देवराज चौहान की कैद में था। हाँ, कुछ देर पहले ही कैद से भागने में सफल हुआ हूं। जानता है मैं कहाँ कैद था? कहाँ? सोहनलाल के फ्लैट पर, पीछे वाले कमरे में। एक्स्ट्रा चिहुक उठा। वहां तो कल मैं और धर्मा गए थे। पता है। तब मैं पीछे वाले कमरे में बंधा पड़ा था। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था मेरे। साला कुत्ता। तेरे को नहीं कहा, देवराज चौहान को कहा है। उसी के बारे में तो तेरे को बताने के लिए फोन। तूने उसको रतनचंद के चेहरे का मास्क बना कर दिया। देना पड़ा। सिर पर रिवॉल्वर लगा रखी थी। मैंने तेरे को यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम लोगों के पास जो रतनचंद है वो नकली है। उसकी जगह देवराज चौहान ने ले रखी है। एक्स्ट्रा हंसा। अजीब सी हंसी। क्या हुआ? अगर तूने ये बात कुछ घंटे पहले बता दी होती तो बात ही कुछ और होती। अब क्या हुआ? अभी अभी मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं जो तूने बताया। मेरी बगल में रतनचंद के रूप में बैठा देवराज चौहान एक एक करके राघव और धर्मा को अपनी कैद में ले गया। ओह, अब साले को मैं नक्शा दिखाऊंगा। मैं आऊंगा क्या? तू आकर क्या करेगा? ये मामला तेरे बस का नहीं। लगता है देवराज चौहान ने नचा दिया तुम लोगों को। अब देवराज चौहान नाचेगा। तू बेशक अपने फ्लैट पर जाकर आराम कर। देवराज चौहान को मैं इतना मौका नहीं देने वाला कि वो इधर उधर देख सके। कहने के साथ ही एक्स्ट्रा ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर रह रहकर जहरीले भाव चमक मारने लगते। मस्तिष्क में एक ही नाम था, देवराज चौहान। तभी सुंदर ने भीतर प्रवेश किया और कॉफी का प्याला टेबल पर रखते हुए बोला, कम पिया करो, कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बैठ, तेरे से बात करनी है। सुंदर ने एक्स्ट्रा के चेहरे को देखा और बैठ गया। क्या हुआ? उसके चेहरे के भाव देखकर सुंदर कह उठा, सब ठीक तो है? हमने तेरे पे शक किया कि तू ही है जो खबरें बाहर भेज रहा था। हम गलत थे। एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। अब शक नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि खबरें बाहर करने वाला रतनचंद है। ये कैसे हो सकता है? सुंदर के माथे पर बल पड़ गए। सेठ जी क्यों? जिसे तू रतनचंद समझ रहा है वो रतनचंद नहीं, देवराज चौहान है। एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में कहा। सुंदर की भी आंखें फैल गई। ये नहीं हो सकता। ये हुआ पड़ा है। देवराज चौहान ने हमें तगड़ा गच्चा दिया। एक्स्ट्रा खुंदक भरे स्वर में बोला। वो हमारे बीच रहता रहा परंतु हमें पता न चला। राघव जब जगजीत से मिलने गया तो देवराज चौहान ने वहां अपने बंदे भेज दिए कि राघव को पकड़कर कैद में डाला जा सके। धर्मा जब बाहर निकला तो देवराज चौहान पहले ही बाहर जा खड़ा हुआ और उसके रतनचंद होने की वजह से धर्मा गच्चा खा गया और फंस गया। लेकिन देवराज चौहान ऐसा कैसे कर पाएगा? सेठ जी की जगह कैसे ले ली होगी उसने? रतनचंद के चेहरे वाला फेस मास्क को तो देवराज चौहान ने बनवा ही लिया था। उस दिन जब हम रतनचंद के साथ उसके साले की शादी में गए, रतनचंद गनमैन बना हमारे साथ मौजूद था, तो वहां काशीनाथ ने हो हल्ला मचाया। सुंदर ने सिर हिलाया। उसी हो हल्ले में देवराज चौहान ने रतनचंद पर हाथ डाला। वो जानता था कि रतनचंद गनमैन बना हुआ है। मैं नहीं जानता कि ये खबर देवराज चौहान तक कैसे पहुंची। बहर बहर बहरहाल वही वक्त था जब देवराज चौहान ने रतनचंद की जगह ले ली और रतनचंद को अपनी कैद में कर लिया।
मुझे याद है, तब मैं रतन चंद के पास गया था और उसके चेहरे पर दाढ़ी को मैंने ही ठीक किया था, जो कि एक तरफ से हटकर लटक रही थी। तब मुझे क्या मालूम था कि मैं रतन चंद की नहीं, देवराज चौहान की दाढ़ी ठीक कर रहा हूं। ये सब बातें मेरी समझ के बाहर हैं। सुंदर परेशान होकर कह उठा। क्या देवराज चौहान सच में? हाँ हाँ, सच में। वो अभी आएगा तो देख लेना, एक्स्ट्रा कहर भरे स्वर में बोला। सुंदर एक्स्ट्रा को देखता रहा। इतना बड़ा धोखा? तो राघव के बाद धर्मा भी देवराज चौहान के फंदे में फंसा? हाँ, लेकिन अब देवराज चौहान नहीं बचेगा। अगर सेठ जी वास्तव में सेठ जी हुए, देवराज चौहान ना हुआ तो? वो देवराज चौहान ही है, आने दे उसे। अगला दृश्य। जगमोहन अच्छी कॉलोनी के एक मकान के सामने पहुंचा, कार रोकी, उतरा और मकान का नंबर देखा। ये रंजन श्रीवास्तव का मकान ही था। रात के 11 बज रहे थे। जगमोहन ने कॉल बेल बजाई। जल्दी दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 20 बरस का नेपाली नौकर था। कहिए। रंजन श्रीवास्तव से मिलना है। भीतर आ जाइए। जगमोहन मकान के भीतर छोटे से ड्राइंग रूम में पहुंचा। काफी साफ सफाई वाला घर था। जगमोहन बैठा तो उसी पल 45-47 बरस के व्यक्ति ने वहां कदम रखा। उसने नाइट गाउन पहन रखा था और आंखों से स्पष्ट लग रहा था कि उसने पैग लगा रखे हैं। कहिए। वो आगे बढ़कर जगमोहन से हाथ मिलाता बोला। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप ही रंजन श्रीवास्तव हैं? जी हाँ। उसने सिर हिलाया। वो सामने ही बैठ गया। मैं प्राइवेट जासूस जगमोहन हूँ और मीरा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मीरा? रंजन श्रीवास्तव चौंका। नागेश शौरी की बीवी? रंजन श्रीवास्तव ने बेचैनी से पहलू बदला। मीरा से वास्ता क्या के मीरा से वास्ता रखता क्या केस है आपके पास? खास नहीं। नागेश शौरी ने मुझे पता करने को कहा है कि मौत से पहले मीरा के संबंध किस किस से थे। ओह। मैं सबसे मिल रहा हूँ, रतन चंद से भी मिला और अब आपके पास आया हूँ। नागेश शौरी मेरे बारे में जानता है कि? कहते कहते वो ठिठका। कहिए कहिए, क्या कह रहे थे आप कहिए। मेरे से क्या पूछने आए हैं आप? मीरा के संबंध में आप मीरा के संबंध आपके साथ थे? हाँ, हम एक दूसरे को प्यार करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी। मीरा के आपके साथ संबंध थे? हाँ, हम एक दूसरे को प्यार करते थे। ये जानते हुए भी कि वो नागेश शौरी की पत्नी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औरत थी और मैं मर्द था। रंजन श्रीवास्तव ने कहा। आपकी शादी हुई? नहीं। मैंने मीरा से ही शादी करने का प्रोग्राम बना लिया था। वो ना मरती तो आज मेरी बीवी होती। नागेश शौरी तुम्हें मीरा से शादी करने देता? मैं नहीं जानता। जानते हो वो कैसे मरी? ये बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें उसकी मौत का असली कारण पता है कि नहीं। पता है। कैसे मरी? नागेश शौरी ने मीरा को जबरदस्ती ड्रग्स की ओवरडोज दे दी जिससे उसकी मौत हो गई। तुमने ये कैसे जाना? ये बातें छुपी नहीं रहती। मैंने सब पता किया था और पता चल गया। तुम्हें नागेश शौरी ने, जानते हो, क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि वो अभी तुम्हारे बारे में जानता नहीं है। उसे नहीं पता चला कि वो तुम्हारे लिए उसे छोड़ रही थी। अब ये बात तुम उसे बताओगे? मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। रंजन श्रीवास्तव और व्याकुल हो गया। अब एक बात का और जवाब दो। क्या? मीरा के रतनचंद के साथ भी संबंध थे? नहीं नहीं। लेकिन मुझे कुछ शब्द ऐसे सबूत मिले हैं कि मीरा का खास वास्ता रतनचंद से था। वो सबूत झूठे होंगे। रंजन श्रीवास्तव ने सख्त स्वर में कहा। दोनों में पवित्र रिश्ता था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो फिर तुम्हें अपना काम करना नहीं आता? रंजन श्रीवास्तव ने गुस्से से कहा। मीरा मुझे सब बताती रहती थी कि नागेश शौरी क्या सोचता है कि उसका संबंध रतनचंद के साथ है। वो रतनचंद का नाम लेकर उसे ताने देता रहता है, परंतु हकीकत में मीरा का रिश्ता मेरे साथ था।
रतनचंद तो उसके भाई जैसा था। पक्का? हाँ, ये बात मुझसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता, रंजन श्रीवास्तव ने दृढ़ स्वर में कहा। नागेश शौरी और रतनचंद में से नागेश शौरी और रतनचंद में से ड्रग्स का धंधा कौन करता है? नागेश शौरी। तुम्हें कैसे पता? मीरा बताया करती थी। नागेश शौरी की पूरी तस्वीर मेरे सामने है। वो परेशान थी शौरी की हरकतों से। उसे अपना पति शौरी अच्छा लगना बंद हो चुका था, क्योंकि वो उससे क्रूरता वाला व्यवहार करता था। महीने में 25 दिन वो बाहर रहता था। इस दौरान मीरा को पता चला कि शौरी के किसी और के साथ रिश्ते भी हैं। वो तो मीरा के तुम्हारे साथ भी रिश्ते थे, जगमोहन बोला। हाँ, मेरे साथ रिश्ते थे। मजबूरी में मीरा ने मुझे चुना, क्योंकि ड्रग्स का धंधा मीरा को अच्छा नहीं लगता था। वो कब से कह रही थी शौरी से कि ये धंधा छोड़ दे, परंतु शौरी को ये धंधा छोड़ना गवारा नहीं था। जब से नागेश शौरी ने ड्रग्स का धंधा शुरू किया था, तब से शौरी में कड़वाहट ज्यादा ज्यादा ही आ गई थी। वो बात बात पर मीरा को डांटता और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। एक बार तो उसने मीरा को 4 दिन कमरे में बंद रखा, क्योंकि उसने शौरी से अलग होने को कह दिया था। तुम शौरी के लिए काम कर रहे हो, तो उसके खिलाफ क्यों बातें सुनोगे? ऐसी बात नहीं है, मैं प्राइवेट जासूस हुआ तो क्या हुआ? मुझे मामले की तह तक भी पहुंचना है। अगर शौरी की गलती है तो मैं अवश्य कहूंगा कि वो गलत है। तुम्हारे पास मीरा के साथ खींची तस्वीरें होंगी। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम ठीक कह रहे हो कि मीरा के साथ तुम्हारा रिश्ता था? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम चाहते क्या हो, रंजन श्रीवास्तव उठते हुए बोला। फिर भी तुम्हें तस्वीर दिखा देता हूँ। कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। जल्द ही वो कमरे में लौटा। उसके हाथ में छोटा सा बक्सा था, जिसे कि उसने टेबल पर रखा और खोल दिया। भीतर तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था। जगमोहन ने तस्वीरें उठाकर देखी। तस्वीरों के साथ बैठा शख्स एक तस्वीरों में एक शख्स बैठा औरत के साथ था। औरत 30-35 से ज्यादा की नहीं लग रही थी। वो खूबसूरत औरत थी। जगमोहन ने कई तस्वीरें देखी। विभिन्न मुद्राओं में दोनों की ढेरों तस्वीरें थी। जगमोहन ने चुपके से एक तस्वीर जेब में डाल ली, बक्सा बंद किया और उठते हुए बोला, अब मैं चलूंगा। तुम शौरी को मेरे बारे में बताओगे? नहीं। तो फिर तुमने एक तस्वीर क्यों अपने पास रख ली? जगमोहन ने गहरी सांस ली और बोला, दरअसल मैंने मीरा को कभी देखा नहीं है। उसकी तस्वीर देखना भी याद नहीं रहा। क्या पता तुम किसी और की तस्वीर दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए मैं किसी से पता कर लूंगा कि ये तस्वीर मीरा की है या नहीं। किससे पता करोगे? रतनचंद से। तुम्हारा मकसद मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। फिर भी तुम तस्वीर ले जा सकते हो। अब इस मामले में कुछ भी नहीं रहा। तुम नागेश को मेरे बारे में ना ही बताओ तो ठीक रहेगा। वो ठीक बंदा नहीं है, मुझे मरवा देगा। खामखा मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना ही डर था तो मीरा पर हाथ नहीं डालना था ना। जब तक मीरा जिंदा थी, मुझे कोई डर नहीं था। उसकी मौत के बाद मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से झगड़ा करूं। बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हारा नाम शौरी तक नहीं पहुंचेगा। रंजन श्रीवास्तव ने सिर हिला दिया। जगमोहन बाहर निकला और देवराज चांद को फोन किया। फौरन ही बात हो गई। तुम कहाँ हो? जगमोहन ने पूछा। रास्ते में, रतनचंद के बंगले पर जा रहा हूं। बात हुई रंजन श्रीवास्तव से? उधर से देवराज चांद ने पूछा। जगमोहन ने सारी बातचीत बताकर कहा, उसकी बातों से तो लगता है कि रतनचंद ठीक कहता है। इसका मतलब शौरी ने हमसे झूठ बोला कि रतनचंद ड्रग्स का काम करता है और उसकी वजह से उसकी पत्नी मरी। लगता तो ऐसा ही है। तुम बंगले पर पहुंचो और राघव, धर्मा और रतनचंद का ध्यान रखो। अब हमें जल्दी शौरी से मिलना पड़ेगा। शौरी ने हमें झूठ के जाल में फंसाकर काम के लिए तैयार क्यों किया? जगमोहन बोला। ये बात तो शौरी ही बताएगा। केकड़ा के बारे में पता चला? उससे बात करके कभी कभार उसकी आवाज मुझे पहचानी सी सुनी सी लगी थी। वो आवाज बदलकर और फोन पर कपड़ा रखकर बोल रहा था ताकि उसकी आवाज को पहचान ना लूं। लेकिन तब तो वो यही सोच रहा होगा कि वो रतनचंद से बात कर रहा है। इसका मतलब रतनचंद उसे पहचानता होगा, तभी वो आवाज बदल कर बोलने की कोशिश कर रहा होगा। सही कहा तुमने।
तो केकड़ा रतनचंद की पहचान का है? हाँ, लेकिन वो जो भी है जल्दी सामने आ जाएगा। कहने के साथ ही उधर से देवराज चांद ने फोन बंद कर दिया। जगमोहन कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। बंगले पर पहुंचा जगमोहन। कार पोर्च में खड़ी थी। मुख्य द्वार खुला पड़ा था। जगमोहन को यह बात अजीब सी लगी। देवराज चौहान को जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना चाहिए था। शायद वो दरवाजा खुला छोड़ेगा भी नहीं। फिर दरवाजा खुला कैसे है? जगमोहन भीतर प्रवेश करता चला गया। चुप्पी सी छाई हुई थी बंगले में। जगमोहन उस कमरे में पहुंचा जहां राघव को बांध रखा था। कमरे में प्रवेश करते ही जगमोहन हक्का बक्का सा रह गया। राघव वहां नहीं था। वो नायलॉन की रस्सी अवश्य फर्श पर पड़ी थी। जगमोहन फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां धर्मा था। अब वहां धर्मा भी नहीं था। नायलॉन की डोरी वहां भी फर्श पर पड़ी मिली। तीसरे कमरे में देखा, रतनचंद भी वहां नहीं था। जगमोहन की हालत देखने वाली थी। उसने रिवॉल्वर निकाली और पूरा बंगला छान मारा। तीनों में से कोई भी न दिखा। अब वो समझ गया कि मुख्य द्वार क्यों खुला हुआ था। राघव, धर्मा और रतनचंद वहां से निकल भागे थे। किसी एक ने अपने बंधनों से आजादी पा ली होगी और उसने बाकी दोनों के बंधन खोल दिए और भाग निकले। जगमोहन के मस्तिष्क में धमाके हो रहे थे। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो तीनों भाग निकले। अगले ही पल जगमोहन के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ती चली गई। देवराज चौहान खतरे में है। वो तीनों बंगले पर पहुंचेंगे, वहां देवराज चौहान होगा। यानी कि देवराज चौहान फंसा। जगमोहन उसी पल फोन निकालकर देवराज चौहान को फोन करने लगा। उसकी निगाह बंगले में घूम रही थी। रिवॉल्वर जेब में रख ली थी। दूसरी तरफ बेल होने लगी। जगमोहन व्याकुलता से जगमोहन की व्याकुलता उसके चेहरे पर गहरी होती जा रही थी। वो चाहता था कि देवराज चौहान से जल्दी बात हो जाए, और बात हो गई। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। अगला दृश्य। देवराज चौहान कार को बंगले में ले जाता चला गया। पोर्च कार कार पोर्च में रोकी और उतरकर भीतर की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। रात के 12 बजने वाले थे। रतनचंद सीधा कमरे में देवराज चौहान सीधा रतनचंद के कमरे में पहुंचा और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने लगा। तभी सुंदर वहां पहुंचा। आ गए सर, सुंदर ने कहा। देवराज चौहान ने सुंदर को देखा और सिर हिलाने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान न समझ पाया कि सुंदर परखने वाली निगाहों से उसे देख रहा है। ऐसा क्या काम पड़ गया था कि आपको इन हालातों में अकेले बाहर जाना पड़ा? था कोई काम? देवराज चौहान के होंठों से रतनचंद जैसी आवाज निकली। खाना लगा दूं? भूख नहीं है। कॉफी ला दो, उसके बाद मैं नींद लूंगा। सुंदर बाहर निकल गया। सुंदर सीधा एक्स्ट्रा के कमरे में पहुंचा। कुर्सी पर बैठे एक्स्ट्रा ने अपना कठोर हुआ चेहरा उठाकर उसे देखा। सेठ जी आ गए हैं। एक्स्ट्रा के दांत भिज गए। मेरी बात सुनो, सुंदर ने गंभीर स्वर में कहा। जल्दबाजी मत करो। क्या मतलब? मैंने सेठ जी को ध्यानपूर्वक देखा है। मुझे तो वो सेठ जी ही लगे। एक्स्ट्रा के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। मुझे नहीं लगता कि वो देवराज चौहान है। वो देवराज चौहान ही है। एक्स्ट्रा गुर्रा उठा। मुझे तो नहीं लगता। देखता रहे। एक्स्ट्रा गुर्राया। तो बीच में दखल मत देना, वरना तेरे दांत तोड़ दूंगा। अगर तुमने कोई ज्यादती की तो मैं दखल दूंगा। मैं तुम्हारी नहीं, सेठ जी की नौकरी करता हूं। वो रतनचंद नहीं है, देवराज चौहान है। ये बात अभी साबित नहीं हुई है। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर निकाली और दांत किटकिटाकर कहा। अभी साबित हो जाएगी ये। अगर तुमने मेरे काम में दखल दिया तो तेरे को गोली मार दूंगा। तैश में ना आ। यहां तुम अकेले हो और बाहर बाहर मौजूद दसियों गनमैन मेरे हैं। सुंदर ने गंभीर स्वर में कहा। दखल मत देना मेरे काम में, एक्स्ट्रा ने कहा और रिवॉल्वर थामे बाहर निकलता चला गया। सुंदर फुर्ती से उसके पीछे चल पड़ा। देवराज चौहान तब बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठा था जब एक्स्ट्रा ने भीतर प्रवेश किया। एक्स्ट्रा के पीछे सुंदर भी भीतर आ गया। देवराज चौहान की निगाह एक्स्ट्रा के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या बात है? देवराज चौहान कह उठा। एक्स्ट्रा का चेहरा तप रहा था। देवराज चौहान को महसूस हो चुका था कि कोई बात तो है। सुंदर सतर्क दिख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रतनचंद की आड़ में देवराज चौहान मेरी बगल में बैठा होगा।
देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। तूने नहीं सोचा होगा कि तेरा भेद खुल जाएगा, एक्स्ट्रा ने दांत भींच कर कहा। भेद? देवराज चौहान ने खुद को संभाला, अपना चेहरा सामान्य रखा। किस भेद की बात कर रहे हो? तुम मुझे देवराज चौहान कह रहे हो? क्यों, मैं रतनचंद नहीं हूं? नहीं, तुम देवराज चौहान हो, खतरनाक स्वर में कहते हुए एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने शानदार प्लानिंग का इस्तेमाल किया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसा कर गुजरोगे। जगजीत से रतनचंद का चेहरा बनवा लिया और काशीनाथ से हो हल्ला कराकर हमारा ध्यान बांटा और गनमैन बने रतनचंद को गायब करके उसकी जगह ले ली। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ तुम कर सकते हो। हम बहुत बड़ा धोखा खा गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहे जा रहे। तुम ही थे देवराज चौहान जो यहाँ की खबरें बाहर करते रहे। राघव जब जगजीत से मिलने गया तो सुंदर जानता था ये बात। सुंदर ने तुम्हें बताई कि राघव कहाँ जा रहा है, तो तुमने फोन करके अपने आदमियों को खबर दे दी। लेकिन धर्मा को तो तूने कैद ही किया। जब बंगले से बाहर निकला, रास्ते में तुम उसे मिले। चूंकि तुम रतनचंद बने हुए हो तो वो धोखा खा गया। कह लिया? देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत कुछ है मेरे पास कहने को। मैं रतनचंद हूं, ये बात अच्छी तरह जान लो। अभी तुम कबूल करोगे कि तुम देवराज चौहान हो? मैं कबूल करूंगा? देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। हाँ, कराओ कबूल मुझसे। जगजीत सोहनलाल की कैद से कुछ देर पहले ही भाग निकला है, उसका फोन आया था। देवराज चौहान उसे देखने लगा। एक्स्ट्रा ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का रुख देवराज चौहान की तरफ कर दिया। तो जगजीत और सोहनलाल का मुझसे क्या संबंध? देवराज चौहान बोला। कोई संबंध नहीं। नहीं, तुम खामखा मुझ पर शक। सुंदर, एक्स्ट्रा की आवाज में गुर्राहट आई। इसने चेहरे पर रतनचंद के चेहरे वाला फेस मास्क पहन रखा है, वो उतारो। मैं उतारूं? हाँ, मैं रिवॉल्वर संभाल लेता हूं, तू मास्क उतार। सुंदर बोला। नहीं, रिवॉल्वर मेरे पास ही रहेगी। क्यों? वक्त आने पर तू गोली चलाने पर हिचक जाएगा, क्योंकि सामने रतनचंद का चेहरा है और मैं। अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि हमारे सामने सेठ जी नहीं है, देवराज चौहान है। वही तो स्पष्ट करने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा ने भींचे स्वर में कहा और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। एक्स्ट्रा ने सुंदर को इशारा किया। उलझन में फंसा सुंदर आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ, देवराज चौहान ने कस लेते हुए कहा। सुंदर ठिठक गया। अगले ही पल देवराज चौहान ने अपने चेहरे पर लगा रखा रतनचंद के चेहरे वाला फेस मास्क हटा दिया। अब सामने देवराज चौहान था। एक्स्ट्रा के दांत भिज गए। तो तुम हो डकैती मास्टर देवराज चौहान? हाँ, मैं हूं देवराज चौहान। तुमने हमारे मामले में दखल देकर अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने दखल दिया है मेरे मामले में, मैंने नहीं। अब इन बातों का वक्त निकल चुका है। सुंदर, सुंदर ने गहरी सांस ली। इसके हाथ पांव बांधकर किसी कमरे में डाल दे, एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में कहा। राघव और धर्मा मेरे कब्जे में है, देवराज चौहान ने कहा। तुम मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। तुम मेरे कब्जे में हो। अब मुझे उन दोनों की चिंता नहीं, वो मुझे वापस मिल जाएंगे। दोनों मुझे मिलेंगे तो तुम्हें छोड़ा जाएगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। सुंदर, हाथ पांव बांध इसके। सुंदर ने पर्दे की नायलॉन की डोरी निकाली और देवराज चौहान के हाथ पीछे करके बांधने लगा। एक्स्ट्रा ने सावधानी से उस पर रिवॉल्वर तान रखी थी। सुंदर ने मजबूती से देवराज चौहान के हाथ बांध दिए। एक्स्ट्रा ने आगे बढ़कर बंधनों को चेक किया, फिर तसल्ली से सिर हिलाकर रिवॉल्वर जेब में रखते हुए बोला। अब बोलो, किसने तुम्हें 3 करोड़ दिए रतनचंद को मारने के लिए? ये बात रतनचंद से पूछना। रतनचंद से? हाँ, उससे बात करके आ रहा हूं। उसे ये बात बता चुका हूं, देवराज चौहान ने कहा। एक्स्ट्रा ने उसे सिर से पांव तक गहरी निगाह से देखा और व्यंग से कह उठा। द डकैती मास्टर देवराज चौहान हो तुम? जवाब में उसे देखता रहा देवराज चौहान। डंका बजता है तुम्हारे नाम का अंडरवर्ल्ड में। नाम भी बहुत सुना था तुम्हारा। वैसे काम भी तुमने हिम्मत के किए हैं, जो हमारे बीच रतनचंद बनकर आ बैठे। तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारा भेद खुल जाएगा?
हमें कभी भी मालूम हो सकता है कि तुम देवराज चौहान हो, रतनचंद नहीं। मैं डर को नहीं जानता। मेरे जीवन में डर नाम की चीज नहीं है कोई। पक्का? एक्स्ट्रा ने व्यंग से कहा। देवराज चौहान देखता रहा। अगर मैं रिवॉल्वर तुम्हारे सिर से लगाकर ट्रिगर दबा दूं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। अगर तुम्हारा इरादा ऐसा कुछ करने का होता तो मुझे मालूम होता। एक्स्ट्रा ने देवराज चौहान को घूरा। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा? नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि तुम्हें राघव और धर्मा चाहिए। मुझे गोली मार दी तो वो तुम्हें जिंदा कैसे मिलेंगे? वो भी जिंदा मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा गुर्राया। कैसे? अब मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा कि राघव धर्मा को तुमने कहाँ रखा है। तुम बताओगे। फिर मैं राघव धर्मा को वहां से आजाद करा दूंगा और आकर तुम्हें गोली मार दूंगा। एक्स्ट्रा ने गुस्से से कहा। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। बकवास मत करो। दिल तो करता है कि अभी तुम्हारी जबान काट लूं। अपने दिल की बात पूरी क्यों नहीं करते? जुबान कट गई तो तुम राघव और धर्मा का पता ठिकाना कैसे बताओगे? सुंदर, इस साले को कुर्सी पर बांध दे। चाकू और नमक मिर्च लिया। मैं इसके शरीर के साथ तब तक खेलता रहूंगा जब तक ये राघव और धर्मा के बारे में नहीं बताता। सुंदर खड़ा रहा। एक्स्ट्रा ने सुंदर को देखा। जो कह रहा कहा है वो कर। नहीं, सुंदर बोला। क्यों? सेठ जी भी इसकी कैद में। मुझे उनके बारे में उससे पूछना है। रतनचंद याद है मुझे, भूला नहीं हूं। एक्स्ट्रा ने तीखे स्वर में कहा। राघव धर्मा के साथ रतनचंद भी है। इसे यातना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बात करने दे। तू बात करेगा? मैं बात क्यों नहीं कर सकता? सुंदर ने उसे देखा। बात तो मैं भी कर सकता हूं, एक्स्ट्रा ने कहा। लेकिन पहले मैं देवराज चौहान की हेकड़ी तोड़ना चाहता हूं। यातना के दौरान ये अपने मुंह से कहेगा कि बस करो, मुझे छोड़ दो। साला कहता है मैं किसी से डरता नहीं। ये कुछ भी कहे तुझे क्या? तू क्यों इसे डरा देखना चाहता है? सुंदर उखड़ा। बहुत लंबी लंबी बातें बोल रहा है। एक्स्ट्रा ने सुंदर को घूरा। सुंदर की निगाह देवराज चौहान पर गई। देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ दोनों को देख रहा था। सेठ जी कहाँ हैं? सुंदर ने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी फिक्र मत करो, रतनचंद सही सलामत वापस मिल जाएगा। देवराज चौहान बोला। कब? यह मामला थोड़ा सा बचा है, उसके निपटते ही। क्या बचा है मामला? ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं। क्षणिक सोच के बाद सुंदर बोला। राघव और धर्मा के साथ तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। तीनों को काम खत्म होने पर एक साथ छोड़ देने का इरादा है मेरा। सुंदर ने एक्स्ट्रा को देखा। अब तुम कहोगे कि मैं इसे छोड़ दूं ताकि काम खत्म करके तीनों को छोड़ने की स्थिति में आ सके ये? नहीं, मैं ऐसी कोई बात तुमसे नहीं कहने वाला। एक्स्ट्रा की नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी। तुमने रतनचंद को मारना था, फिर उसे कैद में क्यों रख लिया? मुझे यहां आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी बातें रतनचंद तक पहुंच रही थी और मैं जानना चाहता था कि कौन ये बातें रतनचंद तक पहुंचा रहा है। केकड़ा है वो। केकड़ा तो है, पर असल में कौन है ये मुझे जानना था। जाना? अभी नहीं। राघव और धर्मा को क्यों कैद? तुम लोग मेरे रास्ते में अड़चने डाल रहे थे। कभी भी मेरे लिए रुकावट बन सकते थे, इसलिए एक एक करके उन्हें कैद कर लिया। तुमने सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इमारत में मेरे एक आदमी को मारा। देवराज चौहान बोला। हाँ, वो गन पर बैठा इधर का निशाना लेने की चेष्टा कर रहा था। उसे मारकर मैंने समझा कि काम निपट गया। उसी ने रतनचंद को मारने की सुपारी ली होगी, परंतु तुम बच गए। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं छोड़ता जो काम के दौरान मेरे आदमी को मार दे। परंतु खुशकिस्मत हो कि वो मेरा आदमी नहीं था, वो सुपारी देने वाले का आदमी था। नहीं तो तुम मुझे मार देते। एक्स्ट्रा मुस्कुराया। अब तक तुम मर चुके होते। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। अपनी हालत देख रहे हो? अपनी परवाह करो। देवराज चौहान से देखता रहा। फालतू की बातें छोड़ो और राघव धर्मा की बात करो। वो कहाँ है? उन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हो। जो चाहे कर लो।
मुझे मेरी सोच से नहीं हटा सकते। सुंदर, एक्स्ट्रा दांत पीस कर कह उठा, इसकी टांगे भी बांध और चाकू नमक मिर्च ले आ। मैं भी तो देखूं कि डकैती मास्टर देवराज चांद के इरादे कितने बुलंद हैं जो कि हट नहीं सकते। ज्यादती मत करो, सुंदर एक्स्ट्रा से बोला। इसे सोचने का वक्त दो। सोचने का वक्त? हाँ, इसके हाथ पांव बांध कर एक तरफ डाल देते हैं, फिर ये सोचेगा कि इसे क्या करना है। मूंछ के बाल की साख वाली बात मत करो। हो सकता है सोचने के बाद ये बताने को तैयार हो जाएगी। तभी सुंदर का फोन बजा। सुंदर ने फोन निकालकर बात की। उसके चेहरे पर अजीब से भाव छाते गए उसके चेहरे पर अजीब से भाव छाते चले गए। मैं अभी आया, सुंदर कहते हुए पलटकर बाहर निकला। देवराज चांद एक्स्ट्रा की देवराज चांद की निगाहें एक्स्ट्रा से मिली। कोई शरारत करने की मत सोचना, एक्स्ट्रा खतरनाक स्वर में कह उठा। देवराज चांद सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। अगला दृश्य। 3-4 मिनट बीते होंगे कि कई कदमों की आहटें उनके कानों में पड़ी और देखते ही देखते सुंदर के साथ रतनचंद, धर्मा और राघव ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी उन्हें देखकर। एक्स्ट्रा का चेहरा हैरत से खुल गया। तुम तीनों यहां? एक्स्ट्रा के होंठों से निकला। उनकी निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। देवराज चौहान ने जो मास्क चेहरे से उतारा था वो नीचे पड़ा था। रतनचंद ने उस मास्क को उठाकर देखा। तुम हो देवराज चौहान? रतनचंद ने गहरी सांस ली। तुम लोग वहां से निकल कैसे आए? पूछा देवराज चौहान ने। बंगले में कोई नहीं था, राघव कह उठा। जब मुझे पता चला कि धर्मा भी कैद में आ पहुंचा है तो मौका मिलने पर मैं लुढ़कता हुआ किसी तरह कमरे से निकला और आवाज मार मार कर जाना कि धर्मा किधर है। फिर बहुत मेहनत करने के पश्चात मैं धर्मा के पास पहुंचा तो इसने मुंह से मेरे बंधन खोले। इस तरह सब आजाद हो गए, वहां से आ गए। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। अब तेरा क्या होगा देवराज चौहान? धर्मा कड़वे स्वर में बोला। 2 दिन से बंधा पड़ा हूं, राघव ने कहा। बुरा हाल हो गया मेरा। इन्हें यहां देखकर तकलीफ तो हुई होगी देवराज चौहान, एक्स्ट्रा हंसकर कह उठा। आरडीएक्स पर हाथ डालना कठिन ही नहीं, असंभव है। जो हम पर हाथ डालता है उसे आरडीएक्स उड़ा देता है। तुम्हें सारे मामले में इस बात का फायदा मिला कि तुम रतनचंद बनकर हमारे पास रहे और हमारी बगलों में छुरियां चलाते रहे। ऐसे में तूने समझा कि तू जीत गया, लेकिन आरडीएक्स जैसे बारूद से पार पाना तेरे बस का नहीं है देवराज चौहान। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अब तेरे पास मुस्कुराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, एक्स्ट्रा कड़वे स्वर में बोला। मेरी एक सलाह ले लो, देवराज चौहान कह उठा। बोल बोल। न तो कभी डर नीचे आना चाहिए और ना ही कभी ज्यादा हवा में उड़ना चाहिए। नहीं, ये कुछ ऐसे होना चाहिए। ना तो कभी डर के नीचे आना चाहिए और ना ही कभी ज्यादा हवा में उड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा धंधा ही ऐसा है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाजी पलटते देर नहीं लगती। तो तेरा क्या ख्याल है कि तू अब हमारे हाथों से निकल जाएगा? इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, परंतु मैं अपने को फंसा हुआ अभी भी मैं नहीं समझ रहा। मेरे हाथ बांध देने से ये मत समझो कि तुमने देवराज चौहान पर काबू पा लिया। मेरे लिए ये सब मामूली सी बातें हैं। वाह, ये तो बोलता भी है, एक्स्ट्रा हंस पड़ा। तभी तभी राघव ने गंभीर स्वर में कहा। मजाक बंद करो एक्स्ट्रा। इसने तुम लोगों को कैद, एक्स्ट्रा ने कहना चाहा। कोई बात नहीं, इसके इरादे बुरे नहीं थे। हमें सिर्फ ये ही तकलीफ हुई कि इसने हमें बांध कर रखा। वैसे हमारा ख्याल रखा, बाद में हमें छोड़ने का इरादा रखता था ये, राघव ने बेहद शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में ये बुरा नहीं है। इसने हमें कैद किया, धर्मा बोला। इस बात का इसे सबक सिखाना चाहिए। जरूर सिखाएंगे, राघव बोला। इसे ये समझाना है कि हमें कम समझने की भूल न करे। तभी रतनचंद कह उठा। तुमने उस बारे में रंजन श्रीवास्तव से बात की? जगमोहन ने बात की, देवराज चौहान ने कहा। शायद तुम्हारी बात सही है। मैं तो अब भी कहता हूं कि मैं सही हूं, रतनचंद अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। शौरी की पत्नी मीरा रंजन श्रीवास्तव को चाहती थी, मुझे नहीं। हमारा पवित्र रिश्ता था, परंतु शौरी समझता रहा कि उसके संबंध मेरे साथ हैं। ये बात तुम्हें शौरी से स्पष्ट करनी चाहिए थी।
नहीं कही। रतनचंद ने गहरी सांस ली। वो रंजन श्रीवास्तव को मार देता नहीं तो। नतीजा तुम्हारे सामने। अब वो तुम्हें मारने पर उतारू है। रतनचंद ने होंठ भींच लिए। आरडीएक्स की नजरें मिली। क्या बातें हो रही हैं? धर्मा बोला, हमें भी बताओ। ये शौरी शौरी मीरा मीरा कौन है? कौन तुम्हें मारना चाहता है रतनचंद? रतनचंद ने शांत स्वर में कहा, देवराज चौहान के हाथ खोल दो। क्यों? खोल दो। ये हमारा बुरा नहीं करेगा। बुरा कर भी नहीं सकता। एक्स्ट्रा ने देवराज चौहान को घूरा। टेढ़ी आंख से भी हमें देखेगा तो हम इसकी आंखें फोड़ देंगे, परंतु इसके हाथ नहीं खोलेंगे। राघव, धर्मा ने तकलीफ सही है बंधनों की, इसे भी तकलीफ महसूस करने दो। मेरे हाथ पांव बांध कर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। चुप रहो तुम। तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी। एक्स्ट्रा ने चिढ़कर कहा। धर्मा ने रतनचंद को देखकर पूछा, क्या बातें कर रहे थे तुम देवराज चौहान के साथ? रतनचंद ने नागेश शौरी से वास्ता रखती सारी बात बताई। आरडीएक्स ने सब कुछ सुना। कई पलों के लिए वहां चुप्पियां ठहरी। तो अब देवराज चौहान का इरादा तुम्हें मारने का नहीं है? नहीं, रतनचंद बोला। होता तो कब का मुझे मार चुका होता। तुम क्या चाहते हो? राघव ने देवराज चौहान से पूछा। जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि रतनचंद ड्रग्स का धंधा नहीं करता। वो ऐसा नहीं है जैसा कि मुझे नागेश शौरी ने। तुम्हें इससे क्या? नोट लो और अपना काम खत्म करो। तुम्हें 3 करोड़ मिले ना, परंतु जानकारी गलत दी गई। मैं उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करता जो झूठ बोलते हैं। अजीब बात है। राघव ने गहरी सांस ली। ये इसी जमाने का है या किसी दूसरे ग्रह का? एक्स्ट्रा ने व्यंग से कहा। यही वजह है कि तुम अब तक रतनचंद को मार नहीं रहे। हाँ, मैं पेशेवर हत्यारा नहीं हूं। कोई मजबूरी में फंसा हो तो उसकी सहायता कर देता हूं, अगर वो सच्चा हो तो। यूं तो मुझे किसी को मारने का हक नहीं है, परंतु ये जानकर कि रतनचंद शहर में ड्रग्स फैलाता है, इसे मारने को तैयार हो गया। लेकिन ये बात गलत कही थी शौरी ने। देवराज चौहान गंभीर था। उसूल वाला है देवराज चौहान, राघव ने धर्मा से कहा। इसके बंधन खोल दो, रतनचंद बोला। ये हमारा मामला है रतनचंद, एक्स्ट्रा बोला। दोबारा अब ये बात मत कहना कि। तभी फोन बजा। जो फोन बज रहा था वो देवराज चौहान की जेब में था। धर्मा ने फोन निकाला। स्क्रीन चमक रही थी। वहां नंबर आ रहा था। किसका फोन आया है? धर्मा ने स्क्रीन देवराज चौहान के सामने की। स्क्रीन पर नजर मारने के पश्चात देवराज चौहान बोला, जगमोहन का। धर्मा के होंठ सिकुड़े। वो फौरन उन सब लोगों से दूर दरवाजे के पास पहुंचा और बात की। हेलो। धर्मा के होंठों से ठीक देवराज चौहान जैसा स्वर निकला था। धर्मा के होंठों से अपनी आवाज निकलती पाकर देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। तुम जब बंगले से निकले थे तो राघव, धर्मा और रतनचंद के साल में थे? जगमोहन का सवाल कानों में पड़ा। वो बंधे हुए थे। क्यों? धर्मा देवराज चौहान की ही आवाज में बोला। गड़बड़ हो गई है। जब मैं बंगले पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। नायलॉन की डोरियां खुली पड़ी थी। ओह, तो वो लोग भाग गए? हाँ, वो सीधा बंगले में ही पहुंचेंगे। तुम खतरे में हो। चुपचाप वहां से निकल लो। अब मेरी बात सुनो। धर्मा देवराज चौहान की आवाज में कह उठा। वो तीनों यहाँ आ गए हैं, परंतु खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने उन सब पर काबू पाकर बांध कर एक तरफ डाल दिया है। सब पर? हाँ, आरडीएक्स और रतनचंद, चारों को। बंगले में मौजूद किसी को भी इस बात का पता नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बंगले पर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। धर्मा देवराज चौहान की आवाज में बोला। आता हूं मैं। धर्मा ने फोन बंद किया और देवराज चौहान से मुस्कुराकर बोला, देखा देवराज चौहान, चेहरा बदलकर या आवाज बदलकर किसी को धोखा धोखा देना बहुत आसान होता है। इसलिए ये मत सोचना कि रतनचंद बनकर तुमने आरडीएक्स को झटका दे दिया। ये सब मामूली बातें हैं। तुम यहाँ अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा होगा, इसलिए जगमोहन को बुला लिया है। आ रहा है वो। देवराज चांद मुस्कुराया। ये मुस्कुराता बहुत है, एक्स्ट्रा बोला। कोई बात नहीं, जब मुस्कुरा मुस्कुरा कर गाल थक जाएंगे तो सीधा हो जाएगा। तुम लोग ये साबित करना चाहते हो कि तुम तीनों मुझसे कम नहीं हो? देवराज चांद बोला।
हम जानते हैं कि कम नहीं है, परंतु तेरे को समझाना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूं। देवराज चौहान पुनः मुस्कुरा पड़ा। साला हमें खींच रहा है, राघव ने माथे पर बल डालकर कहा। खींच नहीं रहा, सच कह रहा हूं। तुम तीनों सच में खतरनाक हो। तमगा देने का शुक्रिया। दोस्तों, मैंने सोचा था कि शायद 1 घंटे में पूरा हो जाए, लेकिन ये एपिसोड पूरा होता दिखता नहीं है। अभी काफी पन्ने पड़े हैं, मैं देखूं तो 25-30 पन्ने पड़े हैं अभी भी। तो जानबूझ के आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इस कहानी को यहीं रोकता हूं, और बाकी का भाग अगले भाग में सुनेंगे हम, बाकी की बची हुई कहानी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 घंटे से लंबा एपिसोड मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनती है उसकी। बाकी आप लोगों की इच्छा होगी तो 1 घंटे से ज्यादा बड़ा एपिसोड भी रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं फटाफट इसे अपलोड कर दूं, ताकि जो लोग 8वां सुन चुके हैं फटाफट 9वें को सुन पाए। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए इसे मैं रोक कर अभी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और मिलते हैं 10वें भाग में। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने दोस्त विक्रम के साथ ऑडियो बुक्स, कहानी वार्ता ऑडियो बुक्स, सॉरी, कहानी वार्ता ऑडियो बुक्स। इस शबीर भाई का दिया हुआ नाम ऐसा जबरदस्त है कि मैं वो नया नाम याद है, पुराना भूल गया। देखो क्या महिमा है। ओके, चलिए मिलते हैं 10वें भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।